मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का। आज चर्चा करेंगे रसायन विज्ञान से महत्वपूर्ण एमसीक्यू को, जिसमें से पहला चैप्टर है तरंग एवं प्रकाश। पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक्सरे के बारे में सत्य नहीं है। तो इसका उत्तर है ऑप्शन ए, कम भेदन शक्ति होती है। ये ऑप्शन गलत है। अब देखते हैं एक्सरे के बारे में। तो उच्च भेदन शक्ति होती है, प्रकाश की गति से यात्रा करती है, परावर्तित या अपवर्तित की जा सकती है, फोटोग्राफिक प्लेटों को प्रभावित कर सकती है। एक्सरे के निर्माण फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव या व्युत्क्रम है। जब एक्सरे या गामा किरणें तरंगदैर्घ्य में वृद्धि के साथ किसी पदार्थ पर बिखरी होती है तो इसे कॉम्पटन प्रभाव कहते हैं। तो याद रखना है, कॉम्पटन प्रभाव किससे संबंधित है? तो एक्सरे से संबंधित है कि जब एक्सरे या गामा किरणें तरंगदैर्घ्य में वृद्धि के साथ किसी पदार्थ पर बिखरी होती है तो इसे ही कॉम्पटन प्रभाव कहते हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन कांच में न्यूनतम वेग से यात्रा करता है? तो इसका उत्तर होगा बैंगनी प्रकाश। बैंगनी प्रकाश कांच में न्यूनतम वेग से यात्रा करता है। लाल रंग कांच में अधिकतम वेग से यात्रा करता है। कांच में प्रकाश के वेग का क्रम अगर देखें तो लाल होगा, उसके बाद नारंगी होगा, फिर पीला होगा, इसके बाद हरा है, फिर नीला है ना, इसके बाद बैंगनी है। एक्सरे से संबंधित प्रश्न है तो यहाँ पर इसका उत्तर होगा तटस्थ कण है। एक्सरे कैसा कण है? तो ये तटस्थ कण है। एक्सप्लेनेशन को देखें तो एक्सरे दृश्य प्रकाश के समान विद्युत चुंबकीय विकिरण का एक रूप है। प्रकाश के विपरीत हालांकि एक्सरे में उच्च ऊर्जा होती है और यह शरीर सहित अधिकांश वस्तुओं से होकर गुजर सकती है। मेडिकल एक्सरे का उपयोग शरीर के अंदर ऊतकों और संरचनाओं की छवियां बनाने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है कि विकिरण यानी कि एक्सरे या गामा रे के बारे में कह रहा है के कारण मानव शरीर को होने वाले नुकसान को मापा जाता है। तो उसका उत्तर होगा रेड्स। मेडिकल टर्मिनोलॉजी में रेड्स कहते हैं। एक्सप्लेनेशन को देखें तो विकिरण जो कि एक्सरे के कारण मानव शरीर को होने वाले नुकसान को रेड्स में मापा जाता है, यानी कि रिएक्टिव एयरवेज डिसफंक्शन सिंड्रोम, स्पेलिंग RADS, को संक्षारक गैस, वाष्प या धुएं के उच्च स्तर के संपर्क के बाद अस्थमा की अचानक शुरुआत के रूप में परिभाषित किया गया है। अगला फैक्ट है कि किसी व्यक्ति द्वारा अवशोषित विकिरण खुराक यानी कि विकिरण द्वारा मानव ऊतक में जमा ऊर्जा की मात्रा को पारंपरिक इकाई रेड या SI इकाई ग्रे का उपयोग करके मापा जाता है। तो ये इसका इकाई है, इसे भी याद रखना है, रेड और ग्रे। अगला प्रश्न है कि ग्रीन हाउस प्रभाव पृथ्वी के वायुमंडल का गर्म होना किसके कारण होता है? तो इसका उत्तर होगा अवरक्त किरणें, है ना। ग्रीन हाउस प्रभाव पृथ्वी के वायुमंडल का गर्म होना अवरक्त किरणों के कारण होता है। ग्रीन हाउस गैसें हैं कौन कौन सी? तो CO2 है, CH4 है, N2O है, HFCS है, SF6 है, NF3 है। इस तरह की गैसें ग्रीन हाउस गैस कहलाती है। अगला फैक्ट है कि अवरक्त तरंग हवा के माध्यम से यात्रा करती हैं और जब वे किसी सतह से छूती हैं तो आसपास के वायु तापमान को प्रवाह किए बिना ऊर्जा निकलती है। अगला प्रश्न है कि विद्युत चुंबकीय किरणों के लिए उनकी बढ़ती तरंगदैर्घ्य के क्रम में सही अवस्था में बताएं। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी, एक्सरे होगा, उसके बाद दृश्यमान होगा, फिर है इंफ्रारेड है, इसके बाद है माइक्रोवेव। विद्युत चुंबकीय विकिरण के लिए उनकी बढ़ती तरंगदैर्घ्य के क्रम में सही अवस्था है एक्सरे है, फिर श्यामन, फिर इंफ्रारेड में माइक्रोवेव है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन फोटोन की कण प्रकृति का समर्थन करता है? तो इसका उत्तर होगा फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव। फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव फोटोन की कण प्रकृति का समर्थन करता है। फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव वह घटना है जिसमें प्रकाश ऊर्जा किसी धातु की सतह को इलेक्ट्रॉन छोड़ने के लिए मजबूर करती है। याद रखना है फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव क्या है? तो ये वह घटना है जिसमें प्रकाश ऊर्जा किसी धातु की सतह को इलेक्ट्रॉन छोड़ने के लिए मजबूर करती है। अगला प्रश्न है कि उपग्रह संचार के लिए किस विद्युत चुंबकीय विकिरण का उपयोग किया जाता है? तो इसका उत्तर होगा माइक्रोवेव। एक्सप्लेनेशन को देखें तो उपग्रह संचार के लिए माइक्रोवेव उपकरण का प्रयोग किया जाता है। माइक्रोवेव की खोज जगदीश चंद्र बोस ने की थी। याद रखना है वाईफाई, ब्लूटूथ, मोबाइल सिग्नल, ओवन, पुलिस रडार आदि में माइक्रोवेव का उपयोग किया जाता है, इसे भी याद रखना है। अगला है पराबैंगनी की खोज जोहान रिटर ने की थी। इंफ्रारेड की खोज विलियम हर्शेल ने की थी। तो जो खोज करता है उनके नाम भी याद रखना है। अगला प्रश्न है लंबी दूरी के वायरलेस संचार के लिए आवश्यक तरंग है? तो उसका उत्तर होगा रेडियो तरंग।
एक्सप्लेनेशन को देखें तो लंबी दूरी के वायरलेस संचार के लिए रेडियो तरंग की आवश्यकता होती है। रेडियो तरंग की खोज हेनरिक हर्ट्ज ने की थी। रेडियो तरंग का उपयोग एफएम, टीवी, सैटेलाइट सिग्नल, रेडियो टेलीस्कोप, रडार, वॉकी टॉकी आदि में किया जाता है। अगला प्रश्न है कि परावैंगनी विकिरण की तुलना में कम ऊर्जा होती है, तो उत्तर होगा अवरक्त विकिरण। यूवी विकिरण में अवरक्त विकिरण की तुलना में अधिक ऊर्जा होती है। विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम की ऊर्जा है, पहला है गामा विकिरणें सबसे अधिक, इसके बाद एक्सरे है, फिर यूवी है, फिर है दृश्यमान, इसके बाद अवरक्त है, फिर है माइक्रोवेव और लास्ट में रेडियो तरंग। नेक्स्ट फैक्ट है कि विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम की तरंग दैर्घ्य आवृत्ति के व्युत्क्रमानुपाती होती है। अगला प्रश्न है कि परावैंगनी किरणों का उपयोग जल उपचार में इस प्रकार किया जा सकता है, तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी कीटाणुनाशक। यूवी किरणों का उपयोग जल उपचार में कीटाणुनाशक के रूप में किया जा सकता है। यूवी त्वचा कैंसर के लिए जिम्मेदार है, ये भी याद रखना है। अगला प्रश्न है कि रडार का उपयोग किस लिए किया जाता है, तो इसका उत्तर होगा दूर की वस्तुओं को पता लगाने के लिए। रडार का उपयोग दूर की वस्तुओं को पता लगाने के लिए किया जाता है। रडार यानी कि रेडियो डिटेक्शन और रेंजिंग इसका फुल फॉर्म है। इसका आविष्कार रॉबर्ट वाटसन, हेनरिक हर्ट्ज और क्रिश्चियन हुल्समेयर ने किया था। रडार रेडियो तरंग पर काम करता है, तो याद रखना है रडार का काम करने का पद्धति क्या है, तो रेडियो तरंग होगा। रडार इकोलोकेशन के सिद्धांत पर काम करता है। अगला प्रश्न है कि एक्सरे का उपयोग किया जा सकता है, तो उत्तर होगा कीमती पत्थरों और हीरों में दोषों का पता लगाना, है ना। इसका उपयोग एक्सरे के रूप में भी किया जा सकता है। एक्सप्लेनेशन को देखें तो एक्सरे का उपयोग कीमती पत्थरों और हीरों में दोषों का पता लगाने के लिए किया जा सकता है। एक्सरे की खोज किसने किया था, तो उसका उत्तर होगा WC रोएंटजेन। याद रखना है, अक्सर एग्जामिनेशन में पूछे जाने वाले ये रिपीटेशन वाले क्वेश्चंस हैं। CT स्कैन में एक्सरे का उपयोग किया जाता है। फिर है रेडियोग्राफी, सुरक्षा जांच में एक्सरे का उपयोग किया जाता है। अगला फैक्ट है कि क्रिस्टल की आणविक संरचना निर्धारित करने के लिए एक्सरे का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि सूर्य के प्रकाश का निम्नलिखित में से कौन सा भाग सौर कुकुर को गर्म करता है, तो इसका उत्तर होगा अवरक्त। अवरक्त सौर कुकुर को गर्म करता है। फिलामेंट प्रकार के प्रकाश बल्ब में खपत होने वाली अधिकांश विद्युत शक्ति अवरक्त प्रकाश के रूप में दिखाई देती है। विलियम हर्शल द्वारा खोजी गई अवरक्त किरणें हैं, है ना, जो विलियम हर्शल ने खोजी थी वो कैसी किरणें थी, तो अवरक्त किरणें। टीवी रिमोट में उपयोग की जाने वाली अवरक्त किरणें हैं। गर्मी के लिए जिम्मेदार अवरक्त किरणें हैं। मांसपेशियों में दर्द के उपचार में उपयोग की जाने वाली अवरक्त किरणें हैं। अगला प्रश्न है कि रात्रि फोटोग्राफी और धुंध और कोहरे में फोटोग्राफी किसका उपयोग करके संभव है, तो इसका उत्तर होगा अवरक्त विकिरण। अवरक्त विकिरण का उपयोग करके रात्रि फोटोग्राफी और धुंध और कोहरे में फोटोग्राफी संभव है ना। टीवी रिमोट में इस्तेमाल होने वाली अवरक्त किरणें, गर्मी के लिए जिम्मेदार, ये सभी हम लोग देख चुके हैं। अगला है कि जाली दस्तावेज का पता लगाने के लिए या पता किसके द्वारा लगाया जाता है, तो उसका उत्तर होगा अल्ट्रावायलेट किरणें। जाली दस्तावेजों का पता अल्ट्रावायलेट किरणों के द्वारा लगाया जाता है। फिर है जोहान रिटर द्वारा खोजी गई अल्ट्रावायलेट किरणें हैं। खोजकर्ता कौन है अल्ट्रावायलेट किरणों का, तो उत्तर होगा जोहान रिटर। रोगाणुओं को मारने के लिए अल्ट्रावायलेट किरणों का उपयोग किया जाता है। टैनिंग का कारण अल्ट्रावायलेट किरणें होती है। त्वचा कैंसर के लिए जिम्मेदार अल्ट्रावायलेट किरणें होती है। गामा किरणें पैदा कर सकती हैं, तो इसका उत्तर होगा जीन उत्परिवर्तन। गामा किरणें जीन उत्परिवर्तन का कारण बन सकती है। गामा किरणों को ऑक्सीडेटिव क्षति की अपनी क्षमता के कारण एक शक्तिशाली कार्सिनोजेन के रूप में अच्छी तरह से पहचाना जाता है। यह DNA में कई तरह के घावों का कारण बनता है, जिसमें सिंगल और डबल स्ट्रैंड ब्रेक, DNA प्रोटीन क्रॉस लिंक, ऑक्सीकृत बेस और एक वेसिक साइट शामिल है। यहाँ पर हम लोग न्यू चैप्टर प्रकाश से संबंधित महत्वपूर्ण MCQ को कवर करते हैं। तो पहला प्रश्न है कि जब हम इंद्रधनुष देखते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, तो इसका उत्तर होगा सूर्य पीछे रहता है और हम वर्षा की बूंदों का सामना करते हैं। एक्सप्लेनेशन को देखें तो जब हम इंद्रधनुष देखते हैं तो सूर्य पीछे रहता है और हम वर्षा की बूंदों का सामना करते हैं। इंद्रधनुष एक प्राकृतिक प्रकाशीय घटना है जो पानी की बूंदों में प्रकाश के अपवर्तन, आंतरिक परावर्तन और फैलाव के कारण होती है।
इंद्रधनुष कितने प्रकार के होते हैं? तो 2 प्रकार के। पहला है प्राथमिक और द्वितीयक। द्वितीयक इंद्रधनुष हमेशा प्राथमिक इंद्रधनुष के ऊपर बनता है। अगला है कि सफ़ेद प्रकाश से प्रकाशित होने पर साबुन का बुलबुला रंग दिखाता है, यह किसके कारण होता है? तो इसका उत्तर होगा व्यक्तीकरण। सफ़ेद प्रकाश से प्रकाशित होने पर साबुन का बुलबुला रंग दिखाता है, यह व्यक्तीकरण के कारण होता है। प्रकाश का व्यक्तीकरण कुछ परिस्थितियों में एक दूसरे के साथ पारस्परिक क्रिया करने वाले कई प्रकाश तरंगों की घटना है, जो तरंग के संयुक्त आयामों को या तो बढ़ने या घटने के लिए बाध्य करती है। अगला फैक्ट है व्यक्तीकरण के उदाहरण। तो पहला है पानी पर तैरते तेल की एक फिल्म से परावर्तित प्रकाश। दूसरा है सफ़ेद प्रकाश के साथ साबुन के बुलबुले का प्रकाशित होना। थर्ड है होलोग्राम। फिर है कि एंटी रिफ्लेक्टिव कोटिंग। फिर है कि ब्लू मार्को बटरफ्लाई। ये सभी है व्यक्तीकरण के उदाहरण। अगला प्रश्न है हीरे की चमक के लिए निम्नलिखित में से कौन सी ऑप्टिकल घटना जिम्मेदार है? तो इसका उत्तर होगा TIR। हीरे की चमक के लिए कुल आंतरिक परावर्तन जिम्मेदार है। मृग तृष्णा पैदा करने वाली घटना TIR या इसे की यानी कि कुल आंतरिक परावर्तन है। कुल आंतरिक परावर्तन अपवर्तन और परावर्तन की घटना है। TIR में प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है। ऑप्टिकल फाइबर TIR के सिद्धांत पर काम करता है। हीरे का चमकना TIR का उदाहरण है। याद रखें यहाँ पर जो TIR बोला गया है इसका अर्थ है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण नहीं है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए सूर्यास्त के समय सूर्य का लाल दिखना। एक्सप्लेनेशन को देखें तो सूर्य का लाल दिखना वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण नहीं है। सूर्य का लाल दिखना प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है ना। सूर्य का लाल दिखना प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है। सूर्य का आकाश में ऊंचा दिखना और वास्तविक सूर्योदय से 2 या 3 मिनट पहले दिखाई देना अपवर्तन के कारण होता है। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो उसका वेग और दिशा बदल जाती है और इस घटना को अपवर्तन कहा जाता है। अगला है वायुमंडल में मौजूद धूल के कणों, पानी के अणुओं और गैसीय अणुओं द्वारा प्रकाश का सभी दिशाओं में फैलना प्रकाश का परिकर्णन कहलाता है। अगला प्रश्न है स्विमिंग पूल में वास्तविक गहराई से कम गहरा दिखाई देने का क्या कारण है? तो इसका उत्तर होगा अपवर्तन। स्विमिंग पूल में वास्तविक गहराई से कम गहरा दिखाई देने का कारण अपवर्तन है। अपवर्तन के कारण ऊपर से देखने पर पानी की टंकी उथली दिखाई देती है। जब प्रकाश किसी अन्य माध्यम से प्रवेश करता है तो उसका वेग और दिशा बदल जाती है। इस घटना को अपवर्तन कहा जाता है। लेंस का कार्य करना, तारों का टिमटिमाना और जल्दी सूर्योदय और देर से सूर्यास्त होना भी अपवर्तन के उदाहरण हैं। तो इसे भी याद रखना है। अगला प्रश्न है लेंस बना है। तो इसका उत्तर होगा फ्लिंट ग्लास से। लेंस फ्लिंट ग्लास से बना होता है। लेंस पारदर्शी कांच का एक टुकड़ा होता है जो अपवर्तन द्वारा अपने से गुजरने पर प्रकाश किरण को केंद्रित या फैला देता है। लेंस में कम से कम एक वक्र सतह होता है। अगला प्रश्न है हाइपरमेट्रोपिया वाले व्यक्ति के लिए निकट बिंदु क्या है? तो इसका उत्तर होगा 25 सेंटीमीटर से कम। हाइपरमेट्रोपिया वाले व्यक्ति के लिए निकट बिंदु 25 से कम होता है। हाइपरमेट्रोपिया के सुधार के लिए उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। हाइपरमेट्रोपिया में प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनती है। हाइपरमेट्रोपिया में आँख के लेंस को फोकल लंबाई बढ़ जाती है। अगला प्रश्न है ENT डॉक्टरों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाला हेड मिरर है। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए अवतल। ENT डॉक्टरों ENT का मतलब यहाँ हुआ ईयर, नोज एंड थ्रोट, है ना। ये डॉक्टरों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाला हेड मिरर अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण केंद्र में दबा हुआ होता है। अवतल दर्पण द्वारा सभी आपतित किरणें परावर्तन के बाद अभिसरित होती है और फोकस नामक बिंदु पर मिलती है। अवतल दर्पण का उपयोग टार्च, वाहन की हेडलाइट, फ्लैश लाइट, सेविंग मिरर, सोलर कुकर, रिफ्लेक्टिव टेलीस्कोप में किया जाता है। इसका उपयोग दांत चिकित्सक भी करते हैं। अगला प्रश्न है उत्तल दर्पण का उपयोग मोटरसाइकिल में पश्च दृश्य दर्पण के रूप में किया जाता है क्योंकि इसका उत्तर सभी होगा। यह आभासी प्रतिबिंब बनाता है, यह सीधी प्रतिबिंब बनाता है, यह वस्तु की तुलना में छोटी प्रतिबिंब बनाता है। ये सभी ऑप्शन सही हैं। एक्सप्लेनेशन को देखें तो उत्तल दर्पण का उपयोग मोटरसाइकिल में दृश्य दर्पण के रूप में किया जाता है क्योंकि वह वस्तु की तुलना में आभासी प्रतिबिंब, सीधी प्रतिबिंब और छोटी प्रतिबिंब बनाता है। वाहन पीछे से आती वस्तुओं को देखने के लिए उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं
उत्तल दर्पण केंद्र में उभरा होता है। उत्तल दर्पण द्वारा सभी आपतित किरणें परावर्तन के बाद सरित हो जाती है तथा फोकस नामक एक बिंदु के से निकलती हुई प्रतीत होती है। अगला प्रश्न है, दर्पणों में पीछे की सतह को किसकी पतली परत से रंगा जाता है? तो इसका उत्तर होगा चांदी। दर्पणों में पीछे की सतह को चांदी की पतली परत से रंगा जाता है। दर्पण बनाने में चांदी का उपयोग कांच की पिछली सतह को रंगने के लिए किया जाता है, क्योंकि इसमें उच्च परावर्तन के गुण होते हैं। इसे याद रखना है, किस कारण से इसे रंगा जाता है? तो इसमें उच्च परावर्तन के गुण होते हैं, इस कारण से रंगा जाता है। अगला प्रश्न है, अवतल लेंस हमेशा एक प्रतिबिंब बनाता है जो आभासी और सीधा होता है। एक्सप्लेनेशन में है कि अवतल लेंस हमेशा एक प्रतिबिंब बनाता है जो आभासी और सीधा होता है। अवतल लेंस को अपसारी लेंस भी कहते हैं। अगला फैक्ट है कि निकट दृष्टि दोष के सुधार में उपयोग किए जाने वाला अवतल लेंस है। अगला प्रश्न है कि आवर्धित और आभासी प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो इसका उत्तर होगा अवतल दर्पण। आवर्धित और आभासी प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। यदि वस्तु अवतल दर्पण के फोकस और ध्रुव के बीच रखी जाती है तो दर्पण के पीछे आभासी, आवर्धित एवं सीधा प्रतिबिंब बनाता है। अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण भी कहते हैं। इसे भी याद रखना है कि अभिसारी दर्पण किसे कहते हैं, तो उसका उत्तर होगा अवतल दर्पण को। अवतल दर्पण केंद्र में दबा हुआ होता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन हमेशा अपने सामने रखी वस्तु का छोटा प्रतिबिंब बनाता है? तो उसका उत्तर होगा उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण हमेशा अपने सामने रखी हुई वस्तु का छोटा प्रतिबिंब बनाता है। उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण भी कहते हैं। उत्तल दर्पण केंद्र में उभरा होता है। उत्तल दर्पण हमेशा ध्रुव और फोकस के बीच छोटी प्रतिबिंब बनाता है। इस पॉइंट को याद रखना है। अगला प्रश्न है, जब व्यक्ति दर्पण के सामने खड़ा होता है तो विशिष्ट दर्पण द्वारा बनाई गई छवि पैर समान आकार के दिखाई देते हैं, लेकिन सिर और उसका शरीर अपने वास्तविक आकार से छोटा दिखाई देता है। दर्पण की यह प्रकृति क्या कहलाता है? तो उसका उत्तर होगा उत्तल और समतल। एक्सप्लेनेशन है, जब व्यक्ति उत्तल समतल दर्पण के सामने खड़ा होता है तो विशिष्ट दर्पण द्वारा बनाई गई छवि पैर समान आकार के दिखाई देते हैं, लेकिन सिर और उसका शरीर अपने वास्तविक आकार से छोटा दिखाई देता है। उत्तल दर्पण हमेशा अपने सामने रखे शरीर को छोटी छवि बनाता है। समतल दर्पण हमेशा दर्पण के पीछे आभासी, सीधा, पार्श्व रूप से उल्टा बनाता है। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का एक्सप्लेनेशन है। अगला प्रश्न है, आँख का बाहरी सफ़ेद भाग जो आंतरिक संरचना की रक्षा करता है वह क्या है? तो इसका उत्तर होगा स्क्लेरा। आँख का बाहरी सफ़ेद भाग जो आंतरिक संरचना की रक्षा करता है वह स्क्लेरा है। आइरिस प्रकाश के लिए शटर का काम करता है। फिर है, आइरिस को सही मात्रा में प्रकाश देने के लिए समायोजित किया जा सकता है। रेटिना पर 1/16 सेकंड के लिए वास्तविक छोटा और उल्टा प्रतिबिंब बनता है ना। तो इसे भी याद रखना है। नेत्रदान में किसे दान किया जाता है? तो कॉर्निया को दान किया जाता है। अगला प्रश्न है, वर्णात व्यक्ति इनमें अंतर नहीं कर सकता। तो उसका उत्तर होगा लाल और हरा। वर्णात व्यक्ति लाल और हरे रंग में अंतर नहीं कर सकता। अगला प्रश्न है, एक आदमी 10 मीटर से आगे साफ नहीं देख सकता, वह किस बीमारी से पीड़ित है? तो उसका उत्तर होगा निकट दृष्टि। एक आदमी 10 मीटर से आगे साफ नहीं देख सकता, वह निकट दृष्टि से पीड़ित है। निकट दृष्टि से पीड़ित व्यक्ति को अवतल लेंस का उपयोग करने की सलाह दी जाती है। निकट दृष्टि के लेंस नेत्र लेंस की फोकस लंबाई कम होती है। निकट दृष्टि में प्रतिबिंब रेटिना के सामने बनती है। निकट दृष्टि से पीड़ित व्यक्ति के लिए दूर बिंदु अनंत से काम होता है। अगला प्रश्न है, दूरदृष्टि दोष को किसका उपयोग करके ठीक किया जा सकता है? तो उसका उत्तर होगा उत्तल लेंस। दूरदृष्टि को उत्तल लेंस का उपयोग करके ठीक किया जा सकता है। हाइपरमेट्रोपिया वाले व्यक्ति के लिए निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर से कम होता है। हाइपरमेट्रोपिया के सुधार के लिए उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। हाइपरमेट्रोपिया में प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनती है। हाइपरमेट्रोपिया में आँख के लेंस की फोकल लंबाई बढ़ जाती है। अगला प्रश्न है, नंगी आँखों से सूर्य ग्रहण देखना खतरनाक होता है क्योंकि? इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी, सूर्य से निकलने वाली पराबैंगनी विकिरणें हमारी रेटिना को जला देती है। सूर्य ग्रहण तब होता है जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच गुजरता है। चंद्र ग्रहण के दौरान पृथ्वी की परछाई चंद्रमा को ढक लेती है।
अगला प्रश्न है, उल्लू पूर्ण अंधेरे में सबसे स्पष्ट रूप से देख सकता है क्योंकि इसकी बड़ी आँख होती है जिनमें छड़ें आगे की ओर होती है जिससे इसे दूरबीन दृष्टि मिलती है। एक्सप्लेनेशन को देखें तो उल्लू पूर्ण अंधेरे में सबसे स्पष्ट रूप से देख सकती है क्योंकि इसकी बड़ी आँखें होती है जिसमें छड़ें आगे की ओर होती है जिससे इसे दूरबीन दृष्टि मिलती है। उल्लू की पुतलियाँ बहुत चौड़ी हो जाती है ताकि जितना संभव हो सके उतना प्रकाश आँखों के पीछे प्रकाश संवेदनशील रेटिना पर पड़े। तो यहाँ पर इस चैप्टर का समापन करते हैं। वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग परमाणु संरचना और पदार्थ से महत्वपूर्ण एमसीक्यू को कवर करेंगे। देखिए, ये सभी जो साइंस से जुड़े हुए प्रश्न होते हैं ये हमेशा रोज़मर्रा की ज़िंदगी में गुजरने वाले प्रश्न होते हैं, वही एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। और हम लोग क्या करते हैं कि अक्सर रिपीटिशन नहीं होने के कारण गलती कर बैठते हैं। इसलिए आप लोग वीडियो को अवश्य देखें और जहाँ भी कन्फ्यूजन हो वहाँ पर गूगल से भी आप अवश्य मदद लें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।